प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिजली का बहरान, लोड शेडिंग हो या बीमारी, सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों? ईमानदार अफराद मुतवज्जा हों। वजीर आजम सेक्रेटरिएट के लिए ईमानदार स्टाफ की तलाश जारी है। MQM तब्दीलियां, क्या अल्ताफ हुसैन ने मुखालिफिन का रास्ता रोक दिया? बलोचिस्तान, अचकजई जीत गए। JUI फजलुर रहमान हुकूमत से बाहर, क्या मसाइल हल होंगे? बिजली जाने वाली है, बिजली आने वाली है। जिंदगी इन दो लफ्जों के दरमियान कैद होकर रह गई है। अब तो सितम ये हो गया है कि ना इसके जाने का पता चलता है और ना इसके आने का यकीन होता है। कभी बताया जाता है कि मौसम अच्छा होने की वजह से शॉर्टफॉल में कमी आ गई है, लेकिन लोड शेडिंग वैसे ही जारी रहती है, इसमें कोई कमी नहीं होती। सवाल ये है कि शॉर्टफॉल का हिसाब किस तरह लगाया जाता है, कौन ये अदाद-ओ-शुमार बनाता है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक शॉर्टफॉल का सही अंदाज़ा लगाना ही मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट मीटर्स का वो निज़ाम ही मौजूद नहीं जो हमारी पैदावार और खपत के बारे में दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार दे। लगता है ये तमाम झटके और तुक्के से हो रहा है, और ये भी बहरान के संगीन होने की एक वजह है। हुक्मरानों और अफसरशाही को लोड शेडिंग के अजाब से इस तरह गुजरना नहीं पड़ता जो एक आम आदमी का मुकद्दर बन चुका है। शायद यही वजह है कि हमारे पॉलिसी साजों ने इस मसले का हल ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बताया जाता है कि तकरीबन 3000 मेगावाट इक़्तिदार के ऐवानों के लिए मुख्तस है। इसके बाद तरजीह इंडस्ट्री की है, और फिर जो बिजली बच जाती है वो गरीब आवाम के हिस्से में आती है। इस सारे मसले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेपरा के साबिक वाइस चेयरमैन फजलुल्लाह कुरैशी साहब, और इसके साथ हम हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम सभी। कुरैशी साहब, ये जो बताया जाता है कि शॉर्टफॉल इतना है, शॉर्टफॉल में इतनी कमी आ गई है, लेकिन प्रैक्टिकली लोड शेडिंग में कमी नहीं आती, ये क्या मामला है? सर, बिजली जब पैदा नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली आपको हम पहुंचा नहीं सकेंगे, और पैदा इसलिए नहीं हो सकती कि आपके पास वसाइल नहीं है। बिजली की कमी नहीं है, आपके जो सिस्टम में आप 100 अरब यूनिट तक आप सालाना पैदा कर सकते हैं, और इस वक्त आपको सिर्फ 64 अरब यूनिट आपकी जनरल एवरेज लास्ट ईयर में रही है। और जो आप पैदा करते हैं उसमें से तो काफ़ी तो आपकी चली जाती है लॉसेस में, ट्रांसमिशन लॉसेस में, और बाकी जो है वो कुछ चोरी हो जाती है, कुछ लोगों तक पहुंचती है। तो ये तो सारा मैनेजमेंट का सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है। सिस्टम में इस वक्त भी अगर आप मेगावाट के हिसाब से लेंगे तो आपके सिस्टम में इस वक्त कराची को मिला के 24,000 मेगावाट बिजली मौजूद है, जिसमें हाइडल शामिल है और थर्मल है। और जो थर्मल में फिर दो कैटेगरीज है, कुछ गैस पे है, कुछ तेल पे है। तो आपके पास न गैस है न तेल है। हाइडल इस वक्त अभी भी लो जा रहा है, आगे 2 महीने में हाइडल होगा। तो ऑब्वियसली आप जब पैसा नहीं डालेंगे तो बिजली पैदा नहीं होगी, बिजली पैदा नहीं होगी तो पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी तो फिर उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रायोरिटीज़ है, कुछ न कुछ लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो बाकी जो आम लोग हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये खबर आती है कि 7000 मेगावाट जो था वो शॉर्टफॉल था, अब ये कम होकर 4000 रह गया है। लोड शेडिंग पहले भी उस शॉर्टफॉल में 18 घंटे थी, अब भी 18 घंटे हो रही है। आम आदमी ये सवाल कर रहा है कि अगर शॉर्टफॉल में कमी हुई है तो क्या इसके साथ प्रोडक्शन में भी कमी हो जाती है? नहीं, प्रोडक्शन में कमी होती है तो शॉर्टफॉल कम होता है ना, क्योंकि डिमांड तो आपकी एक पीक डिमांड तो है आपकी, हर सीज़न में बदलती रहती है। अगर आपकी इस वक्त 15,000 डिमांड है और आपकी जो पैदावार जो अगर 12,000 है, तो ऑब्वियसली आपका ये 3,000 का शॉर्टफॉल है। अगर पैदावार 9,000 हो जाएगी तो 6,000 हो जाएगी। पैदावार आपके यूनिट्स ट्रिप करते रहते हैं। मिसाल तौर पे कल जो है गुड्डू ट्रिप कर गया तो आपकी 500 मेगावाट निकल गई। इससे पहले एक और एंग्रो का ट्रिप कर गया, 200 मेगावाट निकल गई। हाइडल आपका जब डैम्स लेवल कम हो जाती है तो आपके वो प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आपका जो सस्टेनेबल जो सप्लाई है वो आपकी 12-13 हज़ार है, और डिमांड जो है आपकी सर्दियों में ज़्यादा है, गर्मियों में ज़्यादा है, सर्दियों में कम है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी रहती है। लेकिन असल बात यह है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक इस वजह से तो आपकी गैस की शॉर्टफॉल है, गैस आपके
बिजली कारखानों तक नहीं पहुंच रहा, फर्टिलाइजर को नहीं मिल रहा, सीएनजी को नहीं मिल अच्छा रहा। फजलुल्लाह साहब ये फरमाइएगा, आप बड़ा अरसा प्लानिंग कमीशन में भी रहे, ये फरमाइएगा कि ये बड़ी हुकूमतें गुजर गई, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी गुजरी, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी गुजरी, कौन सी ऐसी कुव्वत थी जिसने तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानब इन्वेस्टमेंट नहीं जाने दी और हुकूमत ने ये नहीं सोचा? देखिए, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जो थी वो कभी भी तवानाई गुज़श्ता 10 साल से नहीं रही है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि अर्ली डेज में 2000 तक हमारे पास सरप्लस था, 98 में हम इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे थे, तो लोगों ने समझा ये शायद परमानेंटली चलेगा। ऑल ऑफ सडन ये फोरकास्ट हो गया कि गैस आपके पास नहीं आ रहा, तो गैस की जैसे जैसे शॉर्टफॉल बढ़ गए तो आपके गैस के यूनिट्स कम होते गए, नए पावर हाउस आपके पास नहीं आए कि गवर्नमेंट की अंडर वर्ल्ड बैंक आपके एग्रीमेंट ये थे कि प्राइवेट जनरेशन आएगी, पब्लिक सेक्टर जनरेशन नहीं होगी। क्योंकि जिंदगी भर हम वापदा से जनरेशन लेते रहे, केईसी से जनरेशन लेते रहे। फजलुल्लाह साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। हमें मियाँ शाहिद हमारे नुमाइंदे उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि ये जो कराची में बिजली जा रही थी KESC के पास 650 मेगावाट, वो भी कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी जो यहाँ पे लोड शेडिंग है वो ख़त्म नहीं हुई। समीर साहब, मेरे नजदीक जो है वो 8 वजूहात हैं, जिनमें दादोशुमार में हेरा फेरी सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि हम डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकें। आप जो फीडर्स हैं उस पर किसी किस्म का कोई कंप्यूटराइज निज़ाम नहीं है। ये मुसद्दिक मलिक जो वजीर पानी बिजली हैं वो भी कह चुके हैं। इसके अलावा जो बिजली की सेल परचेज होती है डिस्पोज और CPPA के दरमियान, उसमें कोई एग्रीमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। बगैर किसी हिसाब किताब के बिजली जो है वो खरीदी और फरोख्त की जाती है। नेपरा कई दफा इनको डायरेक्टिव जारी कर चुका है कि वो एग्रीमेंट दिखाएं, लेकिन आज तक वो एग्रीमेंट नहीं मिला। जेनकोस में जो करप्शन है और तेल चोरी है, तेल में मिलावट है, इसकी दास्तान जो है वो अलहदा है। चोरी जो 200 अरब रुपए की चोरी होती है और 75 अरब रुपए का NTDC का जो है वो वहां पर करप्शन नजर आई है। और ये सारी चीजें जो है वो शॉर्टफॉल का पेशखाना है। क्योंकि जो कहा जाता है कि एक सर्कुलर डाटा है वो एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा जो मैनेजमेंट और जिसमें उसमें करप्शन है वो सबसे बड़ी वजह है। और जो हमारे दरमियान जो हमारे माहिरीन हैं वो सच नहीं बताते। राजा परवेज और माजी के जो वजीर थे नवीद कमर और अब मुसद्दिक मलिक जो हैं वो तीनों के तीनों वज़रा ये कह चुके हैं कि जो काम है वो हेरा फेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। स्मार्ट मीटरिंग का सिस्टम हमारे पास नहीं है और अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा 1.5 माह तक स्मार्ट मीटरिंग जो है वो हो जाएगी फीडर्स पर और हर 5 मिनट का डाटा मिलेगा। जी मियाँ शाहिद साहब, शुक्रिया आपका। कुरैशी साहब, आपने ये बात सुनी, ये बता रहे हैं मियाँ शाहिद कि ये सारा हेरा फेरी है, फज फिगर है, कौम को सही बताया नहीं जा रहा। देखिए, मैं गुजारिश करूं, कौम को बताया जा रहा है कि बिजली नहीं है, कौम को बताया जा रहा है कि हम बिजली में पैसा नहीं डाल रहे हैं, कौम को पता है कि हम जो है वो 12 अरब एक एवरेज यूनिट की आजकल जो पैदावार हमारे यहाँ होती है वो 12 से 15 पर यूनिट होता है और सेल प्राइस 9 रुपये है एवरेज। हर यूनिट पे आपको 3 रुपये सब्सिडी देनी पड़ती है। तो आपको अगर आप 60 अरब बेचेंगे तो 180 अरब रुपये सब्सिडी देनी पड़ेगी। दरमियान में सिस्टम से आपके 22 अरब रुपए चोरी हो जाते हैं। 22 अरब रुपए अगर आप चोरी हो जाते हो तो 300 अरब रुपए आपको वो देने पड़ेंगे। आप अगर बजट में अगर आपको बिजली का सिस्टम प्रेजेंट मैनेजमेंट के साथ चलाना है तो आपको 600-700 अरब रुपए सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे। कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा, करप्शन को रोकना होगा, तभी बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। ईमानदार अफराद मुतवज्जा हों, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के लिए ईमानदार स्टाफ की तलाश जारी है। इलेक्शन तो गुजर गए, अब मरहला है हुकूमत साजी का। नवाज शरीफ को तलाश है ऐसे ईमानदार और मेहनती ब्यूरोक्रेट्स की जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में उनके साथ दिन रात जज्बे के साथ काम कर सकें। वो अपनी काबीना और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का अमला मुख्तसर रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ मफाहमत और सबको साथ लेकर चलने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुखालिफ सिंधी कौम परस्तों से राब्ते में हैं। कई रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। पीर पगाड़ा ने भी नवाज शरीफ की हमायत की है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ सिंध में पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड नहीं देना चाहते।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देते देते ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लें जो मुस्तकबिल में उनके एजेंडे की राह में रुकावट बन जाएं और उनकी हुकूमत मुश्किल में पड़ जाए। नवाज शरीफ की हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से कैसे निपटती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ होंगे। मैं पहले चलता हूँ इम्तियाज़ शेख साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम जनाब। इम्तियाज़ साहब, आजकल आपके बड़े रवाबत हैं मुस्लिम लीग नून से और ये भी इतलात आ रही हैं कि आप वफाकी हुकूमत को ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून की, कुछ फरमाइएगा इसके हवाले से। देखिए जी, आजकल नहीं है, ये काफी दिनों इलेक्शन से पहले मियां साहब आए थे मीडिया हाउस, जहाँ पीर साहब के साथ उनकी मुलाकात की थी और फिर बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन साथ लड़ने का हुआ था। और उससे पहले भी मियां साहब के और पीर साहब के पुराने देरीना ताल्लुकात हैं और उसमें आजकल की बात नहीं है। और अभी भी हमने जब शहबाज शरीफ आए तो पीर साहब से मिलने, तो उधर भी यही तय किया कि हम मिलकर मतलब हुकूमत साजी के अलावा भी सियासत में साथ होंगे और गैर मशरूत पीर साहब ने उनकी हिमायत का ऐलान किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक अच्छी हुकूमत होगी, बेहतर हुकूमत। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये फरमाइए कि सिंध में आपकी क्या तरजीहात होंगी, किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे? सिंध में जी देखें, हम इस वक्त नून के साथ ये फैसला हुआ है मियां साहब के साथ कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और एक मौसर अपोजिशन, जो कि अपोजिशन बड़ा अपोजिशन ना होगी, उसमें मतलब एक गुड गवर्नेंस, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस और मतलब यहाँ की तरक्की खुशहाली के हवाले से हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि तमाम जितने हमारे साथ पार्टियां हैं अपोजिशन में उनको साथ लेके चलेंगे और एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और गाइड करेंगे हम गवर्नमेंट को और बताएंगे उनको कि जहाँ जहाँ कोई खामी हुई और जहाँ मतलब उनकी अच्छी बात हुई उनकी हिमायत भी की जाएगी, लेकिन बहरहाल एक मौसर अपोजिशन आपको इंशाल्लाह नजर आएगी। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग फंक्शनल की ये सोच है और ख्वाहिश भी है कि सिंध का गवर्नर इंटीरियर सिंध से लिया जाए। देखिए जी, अभी तक इस पर तो कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला तो मियां साहब ने करना है और जिसपे उन्होंने हमें यही कहा कि मशावरत होगी और मशावरत होगी तो पीर साहब से होगी उनकी इंशाल्लाह मशावरत और जो भी मशवरा होगा बेहतर मशवरा होगा, सूबे के लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। और अभी तक इस पर कोई फाइनल कोई चीज़ अभी तक हमारी उनके साथ तय नहीं हुई और न ही किसी इस बात पे कोई बात हुई थी कि कौन गवर्नर लगेगा या अंदरून सिंध से होगा या शहरी इलाकों से होगा। बहरहाल जो भी होगा, मतलब हमें ज़रूर उम्मीद है कि मियां साहब ऐसा इंतखाब करेंगे जो सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मरकज़ में भी ताउन की बातें की जा रही हैं, तो मरकज़ में आप उनके साथ जो ताउन देंगे, दहशतगर्दी के हवाले से मियां साहब की एक पॉलिसी है, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है इस हवाले से? देखिए जी, हम भी चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी का मसला जो है ये हल हो जाए और मुल्क में जो ये एक फिजा फैली हुई है बेचैनी की और इसमें कई हजार लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, अपनी जानें गंवा चुके हैं और कारोबार और इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, तो उसको खत्म किया जाए और स्ट्रेटजी के तौर पे अगर मुज़ाकरात होते हैं और इसका हल निकलता है तो मैं समझता हूँ हल की तरफ सोचना चाहिए और एंड देखना चाहिए, उसका बेहतर एंड हो ताकि पाकिस्तान में लोग अमन के साथ रह सकें और दहशतगर्दी खत्म हो। और मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला होगा सोच समझ के होगा और उसमें तमाम चीज़ों को सामने रख के फैसला किया जाएगा कि किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी, सख्ती की जरूरत है, कहाँ बातचीत की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत में कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब। अब हम चलते हैं ज़ईम कादरी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं जी? जी बिल्कुल। ज़ईम साहब फरमाइएगा कि जो खबरें आ रही हैं बड़ी मुख्तसर सी काबीना और मुख्तसर स्टाफ रखना चाहते हैं, ईमानदार अफसर रखना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब और यही पैटर्न बताया जा रहा है, यही सोच मियां शहबाज साहब की है। कुछ बयान फरमाइएगा कि कितनी मुश्किल पेश आ रही है आपको ईमानदार अफसरों को ढूंढने में? नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला जी। आप देखें, याद कीजिए कि पिछले 5 बरस जिस तरह कौमी इदारों की लूट खसूट की गई और जिस तरह अपने मनपसंद लोगों को लगाया गया, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी एबिलिटी टू डिलीवर, उनकी तालीम नहीं देखी गई, उन महकमों में उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा गया और सिर्फ अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को लगाया गया, जिससे एक बहुत ही बड़ा बहरान आया कौमी महकमों में, PIA हो
स्टील मिल हो, रेलवेज हो, आपने OGDC हो, आपने देखा कि बड़ा नुकसान हुआ इस बात का। तो हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं करते और हम सोच रहे हैं, बल्कि ये फैसला हो चुका है कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग जो एक्सपीरियंस रखते हों, ईमानदार हों और अच्छी शोहरत के हामिल हों, उनको महकमों में लगाया जाए और काबीना कम से कम रखी जाए। और सबसे बड़ा काम जो आपने देखा कि 5 बरस में एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई गई और वो चीफ मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी साहबान तक तमाम लोगों के अखराजात तक देखती थी। मैं खुद 3 वजारतों का मेरे पास चार्ज था और मैं एक टेबल या एक कुर्सी भी ज़हीन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप के पास जाना था। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अब जरा ये बयान फरमाइएगा कि इलेक्शन से पहले भी हमने बड़ी धुआंधार तकरीरें सुनी जिसमें ये कहा गया कि कौम का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाया जाएगा और जो ऐवान है उनको पाक किए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के फ़ौरन बाद अब ये बात सामने आ रही है कि तमाम को साथ लेकर चलना है और वही सियासतदान जो एक दूसरे को इलेक्शन से पहले हमें गालियां एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे थे, आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मफाहमत की बात की जा रही है। तो ये अब जो आपने करप्शन की बात की पहले भी करते थे, तो जिन लोगों ने इन इदारों को तबाह किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या मफाहमत की सियासत के नाम पर फिर दोबारा सबसे हाथ मिल जाएंगे? जी मैं नहीं समझता कि ये वो मफाहमत की पॉलिसी है जो सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए थी। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि साथ लेकर चलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर कोई मैं भी जो पिछले 20 साल से 25 साल से पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, अगर मेरे ज़िम्मे भी कोई चीज़ होगी तो मुझे उसका कफ़ारा अदा करना है। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कमिटेड हैं कि हम एक ऐसा एहतसाब का अमल शफाफ और ऑटोनमस एहतसाब का अमल लेके आएंगे जिसको हर एक को फेस करना है। तो तमाम लोगों को उस मिलिंग प्रोसेस से गुजरना है। जो लोग देनदार हैं उन्होंने वो उसका जवाब देना है। ये मैटर नहीं करता कि वो आज हमारे साथ हैं या किसी और के साथ है और सिर्फ इस वजह से उनसे नजरें फेर ली जाएं। ये करना पड़ेगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमिटेड हैं और जो भी साथ लोग आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को बता के लाया जा रहा है कि ये सिलसिला जो हमारी असूली मौक़िफ़ है उससे डेविएट नहीं करेगा। मियां नवाज शरीफ कमिटेड है इस मुल्क पे एक पॉपुलिस्ट हुकूमत क्रिएट करने पे जिसपे लोग उंगलियां ना उठाएं और एक ऐसा साफ शफाफ एहतसाब का अमल जिसपे हम कौम के साथ कमिटेड है। हमने वोट लिए उस पर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब कुछ होगा। ये पहले नहीं होता था, अब होगा। ज़हीन साहब ये बताइएगा कि ये ऐलान किया गया था पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कि लोड शेडिंग को उसका टाइम फ्रेम भी दिया जाता था, ख़त्म किया जाएगा। इस वक्त कौम पूरी देख रही है लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से, वक्त देने से थोड़ा परहेज़ किया जा रहा है। कि देखिए प्रिसाइज वक्त तो देना मेरे ख्याल में अभी इनिशियल सूरतों में मुश्किल होगा, लेकिन जो प्लान है वो कौम के सामने आ चुका है। उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जो हमारे मंसूबे हैं वो कौम के सामने हैं। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली बिजली की चोरी और पिलफरेज रोकना, बिलों के प्रोसेस को साफ शफाफ करना, डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को दुरुस्त करना, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड जो इसके असरात हैं वो लोड शेडिंग की कमी की सूरत में कौम को नजर आने शुरू हो जाएंगे। मिड टर्म में वो हाइडल प्लांट्स चीचों के मलिया और नंदीपुर जो पिछले बड़े देर से पाकिस्तान के पोर्ट में पड़े और किसी ने सिर्फ अपनी कमीशन की खातिर उसको रोका हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वही 28 माह का एक पीरियड है, काम शुरू हो चुका है। लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ा कि जो आपका एनर्जी मिक्स है, जो आपकी एनर्जी बास्केट है, उसकी परसेंटेज खराब हो चुकी है। ज़हीन कादरी जो ये फरमा रहे थे कि हम मफाहमत जरूर करेंगे लेकिन करप्ट लोगों को माफ नहीं किया जाएगा और बिजली का बहरान दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फौरी एक्शन किए जाएंगे और कौम बहुत जल्द देखेगी कि किस तरह हमने इस बहरान पर काबू पाया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। MQM तब्दीलियां, क्या अल्ताफ हुसैन ने मुखालिफिन का रास्ता रोक दिया? – 2013 के इंतखाबात में भले सियासी जमातों के इतराज़ात रहे हों, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि अवाम ने उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डाले। अब सियासी जमातों के पास मौका है कि वो अपने हालात दुरुस्त करें। कराची में तनकीद के बावजूद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने MQM में ततहीर का अमल शुरू किया।
डॉक्टर फारूक सत्तार समेत राब्ता कमेटी के बड़े बड़े नामों को फारिग किया गया है। उनकी जगह नए चेहरे लाए जा रहे हैं। MQM की क़यादत को पहली मरतबा एहसास हुआ कि कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तंजीमी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। बहुत से हल्के कह रहे हैं कि यह खुशगवार झोंका है और ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी जमातों का कल्चर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें अपनी तंजीमी मामलात पर तवज्जो देनी होगी। MQM ने जो नई राब्ता कमेटी बनाई है, देखना यह है कि जो नए चैलेंजेस हैं इनका मुकाबला करने में वो कितने कामयाब होंगे। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी रिपोर्टर किरण खान और इसके अलावा मज़हर अब्बास नामवर सियासी तज्जिया निगार, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करता हूँ किरण खान से। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। किरण, अब तो राब्ता कमेटी वजूद में आ गई नई और बड़े बड़े नामों को फारिग कर दिया गया। किस तरह से देख रही है MQM की बेस, MQM के वर्कर्स इस सारी तब्दीली को? बिल्कुल समीर साहब, यहाँ पर अगर कल ही जो है नई राब्ता कमेटी का ऐलान किया गया, उसके साथ कराची तंजीमी कमेटी का भी ऐलान किया गया। हमने देखा कि जो बड़े नाम थे MQM के, वो भी जो है राब्ता कमेटी में अब नहीं रहे। जैसे हम फारूक सत्तार की बात करें, अनीस एडवोकेट की बात करें, सलीम शहजाद की बात करें, वो अब नहीं रहे। लेकिन इसके अलावा जो नाम आए हैं वो भी जैसे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, डॉक्टर नदीम नुसरत हैं, डॉक्टर नुसरत शौकत हैं और नासिर जमाल। ये सारे वो लोग हैं जो 1980 से लेकर अब तक पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदे पर ये फाइज रहे हैं। अगर नदीम नुसरत की हम बात करें, जो MQM लंदन राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर बनाए गए हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और कई अरसे से उनके साथ ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये चेंजेस अगर देखी जाएँ, वैसे तो इसको बड़ा जो है खुशाइन करार दिया जा रहा है। पार्टी लेवल पे भी, जो कारकुनान लेवल पे भी बहुत खुशाइन करार दिया जा रहा है। और जो नासिर जमाल, जो इनको डिप्टी कन्वीनर बनाया जा रहा है, वो अब से 2 साल पहले ही है शोबा इत्तलात में काम कर रहे थे और एकदम से उन्हें डिप्टी कन्वीनर बनाया गया। इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा जो है उनके कारकुनान खुश हैं। अच्छा किरण, ये बताइए, आपने जैसे कहा कि ये वो लोग हैं जो 1980 में अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे और ये वो मौका था जब MQM क्रिएट की गई थी और उस वक्त एक नज़रियाती जमात के तौर पर सामने आई थी, क्योंकि जो एहसास महरूमी था उसके ख़िलाफ़ ये जमात वजूद में आई थी। लेकिन फिर बड़ी बाद में कुछ लोग साथ भी छोड़ गए और बड़ी तनकीद भी होती रही कि पैसे का कल्चर आ गया है। अब जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ये कोशिश है कि जो अलीट है कराची की और वो लोग जो इतराज़ करते थे उनको वापस MQM के फोल्ड में लाया जाए। ये जो राब्ता कमेटी है नई जो बनी है, नई क़यादत दोबारा सामने आई है, अब क्या समझती हैं कि ये उन जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीदें बिल्कुल लगाई जा रही हैं राब्ता कमेटी से कि उन तमाम कंसर्न को एड्रेस करे जो लोगों को MQM से शिकायत यहाँ पर हो गई थी, जो उनके वोटर्स हैं, इवन जो MQM के कारकुनान थे, उन्हें काफ़ी सारी शिकायत थी। और हमने ये प्रोसेस देखा कि 21 से लेकर 26 तक ये पूरा प्रोसेस चला है, जो तत्हीर का अमल था वो चला और उसमें जो है तहकीकात होना, मेरे ख्याल से शिकायत उनके पास पहले से ही MQM के पास मौजूद थी, जिसके बाद इन 5 दिनों में जो है वो फैसले किए गए हैं। राब्ता कमेटी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन मेरे सामने मुझे जो नज़र आ रहा है, जो चैलेंजेस इनके सामने आएंगे इस वक्त, क्योंकि हुकूमत साजी का अमल भी होना है, सिंध में भी हुकूमत साजी होनी है, उसके भी बड़े बड़े फैसले होने हैं। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों से MQM के जो लीडरान जो इस वक्त राब्ता कमेटी में अब नहीं रहे, जो नॉन फेसेस हैं, वो अब नहीं होंगे मुज़ाकरात में, इजलासों में, उसमें मुश्किल पेश आएगी। किरण हमारे साथ रहिए। मैं मज़हर अब्बास साहब को गुफ्तगू में शरीक करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम सभी। जी मज़हर, ये आप सारी तब्दीलियां देख रहे हैं, MQM को जो चैलेंजेस हैं वो भी आप देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ एक नई जमात कराची की बन के उभर रही है, ये जो सारा तत्हीर हुई है, नए एक कमेटी बनाई गई है, ये उन चैलेंजेस का मुकाबला करेगी? देखिए, सिर्फ जो नई राब्ता कमेटी है वो नहीं मुकाबला करेगी, बल्कि ज़ाहिर है पूरी MQM को एक पॉलिटिकल यकीनन सामना है। और लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए भी एक टेस्ट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो भी कामयाबी उसको नज़र आ रही है या जो वो लिए हैं, उसमें एक फैक्टर नहीं भूलें कि उसने 2 बड़ी जमातें इलेक्शन से इसका बॉयकॉट कर चुकी थी। एक जमात इस्लामी खास तौर पे, और जिन हल्कों में MQM PTI को वोट पड़ा है वो जहाँ जमात इस्लामी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो अभी ये जो असल टेस्ट आएगा PTI का, वो तो आएगा जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, और जब ये सारी जमातें इलेक्शंस में हिस्सा ले रही होंगी तो पता चलेगा कि PTI की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। अभी जो कुछ हुआ है और MQM में जो कुछ हो रहा है उसका किसी हद तक तो ताल्लुक यकीनन PTI से है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे ये जो भी तस्हीर का अमल है
इसका ताल्लुक 11 मई से है। मेरा ख्याल है इससे पहले से जो सिचुएशन चली आ रही हैं, जो कंप्लेंट जो थी वो आ रही हैं, लेकिन जो चेंजेस हुई हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पाया जाता है। कंफ्यूजन ये पाया जाता है कि किन लोगों को आपने किन बुनियादों पे निकाला है, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मजहर साहब, ये आपने बड़ा एक ज़बरदस्त नुक्ता उठाया है जो यकीनन आने वाले दिनों में ये भी क्लियर होगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो इस वक्त जो सोच क्या है एमक्यूएम की क़यादत क्या समझती है, गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सूबे में हुकूमत बनाएंगे, या ये ख्वाहिश है कि बल्दियाती इलेक्शन पहले लड़ा जाए और उसके बाद देखा जाए कि हुकूमत में जाना है या नहीं? देखिए बहुत मुश्किल होगा कि आप सिंध में भी अपोजिशन में रहें और मरकज में भी अपोजिशन में रहें। ये डिफिकल्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि यहाँ सिंध में अपोजिशन पीपल्स पार्टी की करें और मरकज में अपोजिशन मुस्लिम लीग नून की करें, तो ये और फिर साथ में उनके पीटीआई से ऑलरेडी एक इख्तलाफ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है, और जो अभी रहमान मलिक साहब की और अल्ताफ हुसैन साहब की बात हुई है लंदन में, और जो इशारे रहमान मलिक साहब ने कराची आके दिए हैं, उससे तो ये लगता है कि बहुत से मामला तय पा गए हैं। और ये ज़रूर है कि एमक्यूएम ने यकीनन कुछ अहम मिनिस्ट्रीज मांगी हैं, क्योंकि गवर्नर भी हो सकता है कि आइंदा एक आध महीने में गवर्नर भी चेंज हो जाए, क्योंकि बाकी गवर्नर भी जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है वो चाहेगी तब्दील हो जाए। तो इसलिए एमक्यूएम को मिनिस्ट्रीज कौन सी मिलती है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम जो है वो मरकज और सिंध में दोनों जगह ऑपोजिशन में बैठेगी। चांसेस यही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, और किरण खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास कह रहे थे कि ये मुश्किल है कि एमक्यूएम सूबे में भी अपोजिशन में हो और मरकज में भी। इस बात का कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी के साथ वो मिलेंगे, लेकिन तथहीर का जो अमल है इसका ताल्लुक 11 मई से नहीं है। बहुत पहले से जो इतराज़ात थे एमक्यूएम के हवाले से, उनको दूर करने की कोशिश की है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। बलोचिस्तान अचकजई जीत गए, JUI फजलुर रहमान हुकूमत से बाहर, क्या मसाइल हल होंगे? मादनी ज़खायर से मालामाल लेकिन माशी तौर पर बदहाल, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा लेकिन इंतज़ामी लिहाज से सबसे कमज़ोर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान की। इसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि अगर बलूचिस्तान में मौजूद कुदरती ज़खायर को तलाश लिया जाए तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान अपने कर्जे उतार सकता है, बल्कि तवानाई बहरान समेत दूसरे तमाम मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर को इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अब इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मालिक की नशिस्त क्लियर कर दी है, जिसके बाद से ये इतलात मिल रही हैं कि बलूचिस्तान में वजारत आला का ताज उन्हीं के सर सजेगा। याद रहे कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद कायम है, और वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून से ही उम्मीदवार मुतवक्किल थे। लेकिन सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और नवाबजादा चंगेज़ खां मरी के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात के बाद अब डॉक्टर मालिक एक मुतफ़िका उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ रहे हैं। बाद सियासी माहिरीन का यह भी ख्याल है कि महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम को बलूचिस्तान के सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। ये सारी सूरत हाल क्या है, बलूचिस्तान में किस तरह हुकूमत बनने जा रही है और कैसी हुकूमत होगी, क्या वो बलूचिस्तान के तमाम जो मादनी ज़खायर हैं उनको ज़मीन के सीने से निकाल कर पाकिस्तान के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद और नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल खान बजंजो। सबसे पहले मैं इरफान सईद से गुफ्तगू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम। इरफान साहब बताइएगा, अब तो आज नाम भी क्लियर हो गया इलेक्शन कमीशन से डॉक्टर मालिक का, तो ये बन जाएंगे वज़ीर आला या मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास 19 नशिस्तें हो चुकी हैं अगर रिजर्व सीट्स को मिला लिया जाए तो।
बिल्कुल समी साहब, इस वक्त चूंकि आज डॉक्टर मालिक का तो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस पर तमाम लोगों की नजरें लगी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की, और खासतौर पर नेशनल पार्टी की खुद भी सांस अटकी हुई थी डॉक्टर मालिक की नशिस्त पर, और आज वो उनको नोटिफाई कर दिया, उनकी कामयाबी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके बाद अब सियासी मंजरनामे में थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि जो लोग पहले कह रहे थे कि डॉक्टर मालिक की सीट का फैसला जब होगा तो उसके बाद ही वजारत आला के लिए कोई नाम नेशनल पार्टी की तरफ से सामने आ सकता है, लेकिन अब चूंकि सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग का, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है, उसके अंदर से भी लोगों का यह कहना है कि क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं बलूचिस्तान में और हुकूमत बनाने का मौका भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ की जानिब से जो पिछले दिनों जब कोयटा में भी आया और उससे पहले भी उनका जो मौकफ रहा मुस्लिम लीग नून का कि बलूचिस्तान में कौम परस्तों को साथ लेकर चलेंगे और उनकी मशावरत से ही बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की जाएगी। और अब चूंकि एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग नून सामने आई है, लेकिन नेशनल पार्टी भी है, पश्तूनख्वा मैप ने उसकी हमायत की है, मुस्लिम लीग काफ ने भी नेशनल पार्टी की हमायत कर दी थी गुज़श्ता दिनों जो चौधरी शुजात साहब की सरबराही में। इरफान हमारे साथ रहिए इस वक्त, जी इरफान हमारे साथ रहिए। मैं शरीक करता हूं गुफ्तगू में मीर हासिल बजंजो को। अस्सलाम वालेकुम हासिल साहब। जी फरमाइएगा मीर साहब के आप अब तो डॉक्टर मालिक क्लियर हो चुके, किस किस जमात से आपका राब्ता है और क्या ये हतमी समझा जाए नाम डॉक्टर मालिक साहब का वजारत आला के लिए? देखिए, इसमें बहुत क्लियरली हमने ये बात की है कि जहां तक वजारत आला का ताल्लुक है, दो ग्रुप हैं, एक मुस्लिम लीग नून है और एक नेशनल पार्टी है और एक पख्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी है। हमने कहा कि इन तीनों पे मुश्तमिल हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि जो नेशनल पार्टी है और पख्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी है, ये दोनों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और ये बलूचिस्तान में पहली दफा हुआ है कि इस किस्म के लोग उभर के आए हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। अब बात ये है कि वजारत आला किसको मिलनी चाहिए। पख्तूनख्वा नेशनल अवाम पार्टी ने कहा कि ये नेशनल पार्टी को मिलनी चाहिए, मगर हम लोगों ने ये जो प्रोरोगेटिव दिया है, ये जो चॉइस दिया है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिया है और मुस्लिम लीग को दिया है कि आप डिसाइड करें कि भाई कौन होगा। वो इसीलिए कि हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में ऐसा हुकूमत बने जो मरकज के साथ तसादुम है। इसीलिए हमने ये राइट जो है मुस्लिम लीग की लीडरशिप को दी है। अब वो क्या फैसला करते हैं उसका ना हमें अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा, ये बयान फरमाइएगा कि जो बलूचिस्तान की हुकूमत को जो चैलेंजेस होंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि डॉक्टर मालिक साहब का ताल्लुक भी उसी इलाके से है जहाँ पर जिसे हम शोरश ज़दा इलाका समझते हैं, तो अगर आपका वज़ीर आला बन जाते हैं डॉक्टर मालिक, तो जो दूसरे जो कौम परस्त हैं उनके साथ भी आप राब्ते में हैं हुकूमत साजी के हवाले से, या बलूचिस्तान के जो मुस्तकबिल है उसके मसाइल के हवाले से? देखिए, उसमें हम लोग का एक बिल्कुल क्लियर राय है कि जब तक जो दो तीन चीजें हैं जिनके साथ अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्मी अगर बलूचिस्तान के कमिंग हुकूमत में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो नवाज शरीफ की हुकूमत होगी भी हम फेल होंगे, हमारी हुकूमत भी हम फेल होंगे। सवाल ये है कि ये बुलेट रेडी बॉडीज बंद होने चाहिए, यहाँ पे जितने मिसिंग पर्सन है इसको खत्म होना चाहिए, और जिन लोगों को मारने के लिए अथॉरिटी दी गई है उनको वापस करना होगा। अगर ये नहीं हुआ, जो हमारा पहला डिमांड होगा फेडरल गवर्नमेंट से, मुस्लिम लीग नून से और हुकूमत से, अगर वो इसको नहीं कर पाए तो उनकी हुकूमत भी फेल होगी, हम भी फेल होंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने बड़ा क्लियरली ये बताया है कि आपकी क्या डिमांड्स होंगी, और अगर ये नहीं हुआ तो हुकूमत फेल हो जाएगी, मामलात ख़राब हो जाएंगे। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने फ़ौज का जिक्र किया, तो उनके साथ भी कोई बिहाइंड द सीन आपकी कोई गुफ्तगू हुई है इस हवाले से? नहीं, हम लोग बिहाइंड द सीन कोई बात नहीं करेंगे इनसे। हम बिल्कुल जब भी बात करेंगे
ऑन द सीन करेंगे उनके साथ कि भाई ओपन करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के, इनको इस तरह हल किया जाएगा। अगर वो फौज होगा या फेडरल गवर्नमेंट होगी या नवाज शरीफ की हुकूमत होगी या दूसरी हुकूमत होगी, अगर वो इसको सॉल्व नहीं कर सके तो बलूचिस्तान का मसला सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये बयान फरमाइएगा कि एक बड़ा जो मामला रहा वो बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से था, जैसे रिकोडे के मामले पर भी बात हुई। अब जो गवादर पोर्ट है वो चाइनीज़ कंट्रोल में है और बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं या जो शोर ज़दा इलाका है, वो जो पार्टियां थी उनका ये कहना था कि ये गलत है, जो गवादर का भी कंट्रोल उनके पास होना चाहिए। इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी? देखिए, हम लोग बहुत क्लियर हैं कि हमारे लिए ये जो ग्वादर, देखिए ग्वादर किसको दिया जाएगा, गैस पाइपलाइन किस तरह जाएगी, कौन गैस पाइपलाइन, वाकई गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट है वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, ग्वादर का जो एग्रीमेंट है वो इम्प्लीमेंट होगा, ये है लेटर स्टेज। हमारा इमीडिएट स्टेज ये है कि वह या हम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फेडरल गवर्नमेंट पुलिस ट्रेडेड बॉडीज को, मिसिंग पर्सन के मसले को, डेथ स्क्वाड के मसले को हमने एड्रेस कर लिया तो ये सारे मसले एड्रेस हो जाएंगे। हमने इन मसलों को एड्रेस नहीं किया, बाकी आप जितना बात करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हासिल बजंजो साहब। इरफान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस सारी गेम में हमें ये नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम जो 1970 से किसी न किसी तरीके से सूबे की हुकूमत में शरीक रही, अब बिल्कुल हुकूमत साजी में हमें वो बाहर नज़र आ रहे हैं। समीर साहब, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इस वक्त जमीयत की जो पोजीशन है बिल्कुल बलूचिस्तान में तो एक किस्म की आउट है, लेकिन सेनेट में इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जमीयत की ज़रूरत है और वो मार्च 2015 तक उनको जमीयत का साथ चाहिए होगा। सेनेट में जो भी आगे बिल जाएंगे तो उसके लिए उनको अक्सरियत, चूँकि मुस्लिम लीग नून की कम है सेनेट में, तो इसलिए उनको जमीयत का साथ ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो गई है। पश्तूनख्वा मैप ने और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने जमीयत को फिलहाल इस इत्तेहाद से बाहर रखने की बात की है। लेकिन आपको अगर मैं ये भी बताऊं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून अगर अक्सरियती पार्टी है और उसका दावा है कि वो ही वज़ीर आला बनाएंगे और उनकी अगर बात मरकजी क़यादत ने ना मानी, तो कुछ ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, कुछ मुंतखब अरकान की जानिब से, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है जो मरकजी क़यादत के फैसले के खिलाफ जाएगा। और मे भी वो ये भी हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून का जो फॉरवर्ड ब्लॉक बने वो जमीयत और दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जो इस वक्त इत्तेहाद में शामिल नहीं है, उनके साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद कायम करें। बहुत शुक्रिया इरफान सईद, जो कह रहे थे कि कुछ भी मुमकिन है। अगरचे डॉक्टर मालिक एक मुतफ़िका उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ रहे हैं, लेकिन हालात कभी भी किसी करवट बैठ सकते हैं। इसके अलावा हासिल बजंजो साहब का ये कहना था कि अगर बलूचिस्तान में अमन कायम करना है तो डेथ स्क्वाड और मिसिंग पर्सन का मामला हल करना होगा, डेवलपमेंट की बात बाद में होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज और तजज़ियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।